गुप्ता और बात यहाँ पर आज मेटल्स की करेंगे क्योंकि इस सेक्टर में अच्छी खासी उठापटक है। हमने ऑल टाइम हाइज काफ़ी मेटल्स में बनते हुए देखे, मल्टी ईयर हाइज भी हैं और वहाँ से कुछ मुनाफा वसूली, लेकिन बाजार को लगता है कि एक रेंज बाउंड कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पर और तेज़ी भी देखने को मिल पाएगी। ऑफकोर्स एफओएमसी की मीटिंग है जून में और उसके बाद सितंबर में भी, तो वहाँ से क्या क्यूज निकल के आते हैं उस पर रहेगी नज़र। और साथ ही साथ जो लॉन्गर टर्म व्यू है वो यही है कि डिमांड ज़्यादा बढ़ते रहने वाली है, सप्लाई शायद हमेशा कैचअप नहीं कर पाएगी और उसका फ़ायदा यहाँ पर मेटल्स उठाएंगे। लेकिन क्या कुछ मैक्रो फंडामेंटल्स और इंडिविजुअल फंडामेंटल्स पर आपकी नज़र होनी चाहिए, इस पर करेंगे बात। हमारे साथ जुड़ रहे हैं एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ के हेड ऑफ कमोडिटीज़ अनुज गुप्ता, केडिया कमोडिटीज़ के अजय केडिया, निर्मल बैंक कमोडिटीज़ के कुणाल शाह और प्रो इंटेलिट्रेड सर्विसेज के दिनेश सोमानी। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ सीएनबीसी आवाज़ पर समय निकालने के लिए। शुरुआत यहाँ पर सोने चांदी से कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर अब तेज़ी फिर से बनती हुई नजर आई है। स्पेशली चांदी में इस हफ्ते हमने ऑल टाइम हाइज बनते हुए देखे हैं। अनुज, आपका व्यू लेना चाहेंगे चांदी पर। सबसे पहले आपको क्या लगता है अब यहाँ पर कहाँ खरीदारी करनी चाहिए? एक लॉन्गर टर्म की ही बात करेंगे क्योंकि डे टू डे ट्रेड्स यहाँ पर ऑफकोर्स काफ़ी वॉलेटाइल हैं, लेकिन अगर एक निवेशक और एक लॉन्ग टर्म ट्रेडर यहाँ पर कारोबार करना चाहे तो अब चांदी में क्या क्यूज हैं? मनसा जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, चांदी सभी को आउट परफॉर्म किया है। अगर आप देखेंगे तो वाईटीडी में अगर रिटर्न देखते करीबन 30% के आसपास सिल्वर ने रिटर्न दिए हैं। 5 साल का रिटर्न देखें तो करीबन 85% है, और अगर 10 साल का देखें तो करीबन 122% के रिटर्न सिल्वर ने दिए हैं, जो कि सभी मेटल्स को इसने आउट परफॉर्म किया है। तो कहीं ना कहीं जो एक वॉलेटिलिटी है, जो एक मोमेंटम है, वो सिल्वर में पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दिया है। फंडामेंटल साइड जाए जो कि काफी सपोर्टिव रहे सिल्वर के लिए, वो इंडस्ट्रियल यूसेज हमने यहाँ पर काफी आते हुए देखा। हालांकि गोल्ड में काफी तेजी हमने देखी थी, बट उसके अगेंस्ट में हमने सिल्वर में अभी पिछले एक महीने में काफी बढ़त बनते हुए देखी है। तो इंडस्ट्रियल मेटल की तरफ से जो एक तेजी यहाँ पर बनी, एक सपोर्ट जो आया है, वो यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट रहा है। साथ में इंडिया के अंदर भी इस साल चांदी का इंपोर्ट काफी बढ़ा है, जो कि शो करता है कि जो चांदी है एज ए इंडस्ट्रियल मेटल डिमांड बढ़ती हुई दिखाई दी। तो इस टाइम पे अगर हम देखें तो चांदी में इंडस्ट्रियल मेटल के तौर पे काफी डिमांड देखने को मिली है। इनफैक्ट 2011 में चांदी ने करीबन $49.50 का हाई बनाया था। तो करीबन 14 साल के कंसोलिडेशन के बाद अब इसमें एक अच्छा ब्रेकआउट हमने देखा है, जो कि अभी कंटिन्यूअसली मूव करता हुआ दिख रहा है। तो $26 के आसपास हम देख रहे थे, काफी कंसोलिडेट कर रहा था, उसके बाद निकल गया $30 को ब्रेक किया है, जो कि अब एक टेक्निकल ब्रेकआउट भी है। तो टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों ही साइड से हम देख रहे हैं कि चांदी के अंदर जो मोमेंटम बना है वो एक पॉजिटिव साइड में बना है, और जो हिस्टोरिकली हम मोमेंटम देख रहे हैं वो लगता है हमें आगे भी जारी रहता हुआ दिखाई देगा। देखिए, डेफिनेटली मुझे लगता है कि 1 लाख तो डेफिनेटली यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देगा जल्दी ही, और मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं जो मोमेंटम है वो आगे भी कंटिन्यू रहेगा। और मुझे लगता है कि अगले साल तक आपको 1,10,000 1,15,000 के लेवल भी चांदी में देखने को मिल सकते हैं। तो 1 लाख तो मुझे लगता है कि जल्दी ही आपको यहाँ पे हो सकता है। हालांकि हम दिवाली तक इसको टारगेट कर रहे हैं, बट हाँ, हो सकता है कि जिस तरह का मोमेंटम है तो आपको शॉर्ट टर्म में भी दिखाई दे। कुणाल, लाख रुपया तो इज अ गिवन नाउ कि हाँ 96-97,000 तो ऑन स्क्रीन चल रहा है, और अगर उसमें अगर आप मेकिंग चार्जेस और 2-4 और चार्जेस जोड़ें तो ऑलमोस्ट 98-99 लाख के रुपए के आसपास होगा ही। लेकिन टारगेट्स अब आगे जाते हुए किस तरह के दिखते हैं? देखिए, हमारे जो ये साल के टारगेट्स थे वो सब आ गए। 95,000 वाज माय टारगेट, ओके, एंड दैट टारगेट इज कंप्लीटली अचीव। सो मैं जो एमसीएक्स पे जिन्होंने लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करके रखी है, वो अपना कोई कोई लेवल पे स्टॉप लॉस ट्रेल करते रही है। समझो ये 98,000 लाख रुपया हो गया, इट इज एक्चुअली फुल्ली प्राइस। ये सिल्वर में 2 साल से लगातार 12-13% की डेफिसिट है। प्राइमरी सिल्वर की प्रोडक्शन में कोई ग्रोथ नहीं है। स्क्रैप भी ऑलमोस्ट एग्जॉस्ट हो चुका है, ज्यादा स्क्रैप भी नहीं आ रहा है। सो ये सब फैक्टर्स को देखते हुए वो ये सिल्वर एक स्ट्रॉन्ग बुल रन में, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट एट सम पॉइंट यू हैव टू डिसाइड वेदर दिस इज इनफ और नॉट। सो आई वुड से फॉर दिस ईयर 1 लाख रुपीज इज डेफिनेटली फुल्ली प्राइस्ड इन, और कोई मंदी का रीजन नहीं है एज ऑफ नाउ। पर इंटरेस्टिंगली आप अगर देखेंगे, सो अगर बिहेवियर एस्पेक्ट मार्केट का जो स्टडी करते हैं आप, तो उसमें एक ही चीज समझ पे आती है, एक भी आदमी आज मंदी में नहीं है एट 96,000 97,000 रुपीज। एवरीवन इज हैविंग अ कंसेंसस कि 1,10,000 1,15,000 होगा। सो ऐसा जब टाइम होता है, तब जब यूफोरिया आता है, तो यूफोरिया में प्रॉफिट लेना चाहिए। सो 1 लाख रुपया होता है, 99,000 होता है, भले वो फिर बाद में बढ़ के 1,05,000 भी हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट दिस इज अ टाइम जनरली व्हेन ऑलरेडी जब 69,000 से वन वे 79, 89 or a 95, 96. So at some point, you have to decide your levels where you are going to profit, and I think 1 lakh is a good level to book profits. ओके,
अजय, आपको भी लगता है लाख पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या फिर उसकी तेजी के भी यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस हैं? बिल्कुल मनीषा जी, जिस ढंग से हमने जो रिसेंट रैली देखी वो थोड़ा सरप्राइज जरूर है मार्केट में, बट चांदी हमेशा सरप्राइज करने के लिए रहा है। इससे पहले अगर हम बात करें तो 2020 के अंदर भी जब हमने प्राइजेस को $11 से बढ़ना चालू देखा था, तब लगभग 157% की रैली आई थी जब हमने $30 के लगभग का हाई देखा है। और रिसेंट की भी अगर हम रैली पकड़ के चलते हैं, लेट्स से के नीचे में हमने $17 से रैली की है, तो अब तक ये खाली 88% की रैली ही हुई है। तो अगर मैं पिछला अगर रैली भी इसको कैलकुलेट करके चलता हूं तो आई थिंक $40 वैसे दिखाई देता है, बट राइटली कुणाल भी वही चीज मेंशन करना चाहता है कि यूफोरिया जब बन जाता है तो थोड़ा सा डरना जरूर चाहिए। तो मुझे लगता है कि हमने ईयर एंड तक का टारगेट $32 से $34 के बीच में रखा था और 1 लाख का हमने 95 से 1 लाख का रखा था डोमेस्टिक पे, बट मुझे लगता है यहाँ से थोड़ा रिवाइज करने की जरूरत है। 1 लाख का तो मोस्ट प्रॉब्ली हम फर्स्ट वीक ऑफ जून में ही देख पाएंगे, मोमेंटम बहुत ज्यादा है। बट टेक्निकली मुझे लगता है कि अगर हम इंटरनेशनल बात करें तो कंजर्वेटिवली $38 to $40, और जो डोमेस्टिक मार्केट की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि 1.20 1.25 के जोन में आराम से जाती हुई दिखाई देगी, क्योंकि अब इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ गई है। सप्लाई साइड कुणाल ने बताया कि कंटिन्यू डेफिसिट चल रहा था, और एक लास्ट अगर इंडिकेटर बात करूं तो वह है गोल्ड सिल्वर रेशियो। गोल्ड सिल्वर रेशियो में ट्रिपल टॉप बनाने के बाद मार्केट अब गिरावट दे रहा है। अगर इसका आप डेली वीकली चार्ट अगर देखते हैं तो मुझे लगता है डायरेक्टली सपोर्ट आपको 68 6850 के जोन पे दिखता है। दैट मींस स्टीम अभी भी बाकी है। हाँ, करंट लेवल पे काफी जन बाइंग नहीं कर पाए हैं या रुक रहे हैं, बट मुझे लगता है कि आराम से 1,20,000 तक का लेवल हम ईयर एंड तक, और गोल्ड सिल्वर रेशियो को वॉच करते रहिए तो वहां पे आपको क्लियरिटी के साथ ट्रेंड दिखाई देगा। दिनेश जी, अजय जी कह रहे हैं थोड़ा सा डरना चाहिए जहां तक चांदी की बात है, लेकिन 1.5 लाख नहीं, 1.25 लाख उन्होंने बोला है कि यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी है। आपको लगता है डरना चाहिए? आपको लगता है पोजीशंस होल्ड करनी चाहिए? और आपके अपसाइड टारगेट्स क्या हैं? मनीषा जी, 2011 में ये हाई बना था 78,000 का, और 13-14 साल के बाद ये हाई ब्रीच हुआ है। मतलब 13 साल के बाद लोगों की चांदी हुई है अभी। तो मुझे लगता है कि डरने वाली कोई बात नजर नहीं आती है। लेकिन ये बात है, कल के अगर इसके मैं वोलेटिलिटी देखूं तो 5-5.5 हजार रुपए की वोलेटिलिटी थी है। मतलब 2,000 रुपए ऊपर जाती थी, 2,000 रुपए नीचे आती थी। मतलब अब ये डीप पॉकेट्स वालों का ही काम बचा है, कमजोर दिल वालों का, या फिर जिनके जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है उनके लिए ये मार्केट नहीं है। इन्वेस्टर्स के लिए अभी भी पूरा मौका है। बड़े समय के बाद ब्रेकआउट मिला है और इसका लाभ पूरा लेना चाहिए। मौजूदा स्तर पर अगर 95,250 का ही मिलता है तो मुझे लगता है ये खरीदारी का ही अवसर रहेगा। 500 से 800 रुपए का डिप आ सकता है, और वहां से दोबारा मुझे 1,08,000 से 1,12,000 के लेवल ऊपर देखते मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है 15,000 की रैली अभी भी इसमें पेंडिंग है और इसका पूरा लाभ लेना चाहिए। अगर डर है, हम स्पेकुलेट करने के लिए अगर यहाँ बैठे तो डर के लिए कोई चिंता वाली बात ही नहीं है। और अगर मैं इसकी आप इसका समीकरण में बताऊं सिल्वर का, तो ये 95,000 से इसमें जो गिरावट आई थी, 90,250 का लो इसने बनाया था। ये लो 5,000 रुपए का जो करेक्टिव फेज इसमें आया था, इससे 5 दिन लिए, और ये रैली रिकवरी करने के लिए सिर्फ इसने 1 से 1.5 दिन लिया है। मतलब रिकवरी का फेज इसमें काफी स्ट्रांग है और मोमेंटम काफी स्ट्रांग दिखता है। तो मुझे लगता है कि ये मोमेंटम अभी भी कंटिन्यू रहेगा, और आने वाले समय में लाख रुपए तक महज औपचारिकता बची है इसमें। 1,08,000 के लेवल सब जल्दी देखने को। ऑलराइट, तो चांदी एक आउट परफॉर्मर के तौर पर आगे भी काम कर सकती है। लाख का तो किसी ने बोला ही नहीं, लाख प्लस ही यहाँ पर सब कह रहे हैं कि 1,05,000, 1,10,000, 1,25,000 तक यहाँ पर प्राइसेस जा सकते हैं। तो चांदी की क्लियरली चांदी अब होती हुई नजर आई है। लेकिन इसी के साथ एक कमर्शियल ब्रेक का समय है। जब लौटेंगे तो बात यहाँ पर बाकी बेस मेटल्स की भी करेंगे, जहां पर भी मई के महीने में हमने बढ़त आते हुए देखी है। अब यहाँ से क्या क्यूज वॉच करने चाहिए, जून में किस तरह की स्थिति रह सकती है, बताएंगे आपको। Mongia Steel presents Majboot Stocks of the Day. की तो यहाँ पर तेजी है ही, लेकिन फंडामेंटल्स के लिहाज से भी यहाँ पर काफी सारे सपोर्टिव फैक्टर्स रहे। अजय, आपसे जानना चाहेंगे, अगर ओवरऑल मेटल एज अ सेक्टर को आप देखें, जहाँ पर कॉपर ने बेहतरीन परफॉर्म किया है, एल्यूमिनियम में हमने तेजी आते हुए देखी है, जिंक में सपोर्ट है, आयरन ओर में भी यहाँ पर बढ़त देखने को मिली है, इवन स्टील जो काफी समय से लगाड़ रहा, यहाँ पर भी कुछ छुटपुट हमने तेजी आते हुए देखी। तो ओवरऑल बेस मेटल्स में क्या वो टॉप 2 फैक्टर्स हैं जो आप वॉच कर रहे हैं, और यहाँ से आपकी टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज विद इन मेटल्स क्या होगी? बिल्कुल मंजू जी, काफी समय के बाद हमने पूरी बेस मेटल में देखा। नो डाउट अभी भी स्टील को लेकर थोड़ी चिंता बनी हुई है, क्योंकि रिबार में हमने देखा 35-50 के आसपास इस वक्त ट्रेड करा, स्लाइटली हमने ड्रॉप आते हुए देखा है।
ओवर कैपेसिटी का कंसर्न है, लेकिन इसके अलावा अगर हम नॉन फेरस की बात करें, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, सभी में हमने अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखा। सबसे बड़ा जो ट्रिगर रहा है वो चाइना का हम बोल सकते हैं चेंज ओवर रहा है, क्योंकि अब तक हम देखा कोविड और रिसेशन के फियर के चलते चाइना ने पिछले 2-3 साल में कोई भी नई कैपेसिटी डेवलप नहीं की थी। और अब हम देख रहे हैं, एक तो कॉस्ट बढ़ने की वजह से सप्लाई साइड कंसर्न्स बढ़े हुए हैं, साथ में जिस ढंग से प्रॉपर्टी मार्केट को संभालने के लिए जो सपोर्ट लिया गया है चाइनीज गवर्नमेंट से, और अब उम्मीद है कि हम बैंक ऑफ इंग्लैंड, ईसीबी, फेड का अभी भी आगे पीछे चल रहा है, लेकिन बीओई हमने इन सब का देखते हैं। तो यहाँ पे रेट कट, तो रेट कट्स है, डॉलर इंडेक्स काफी स्टेबल है, न्यू कैपेसिटी एक्सपांशन है, डिमांड कहीं ना कहीं पूरे मेटल इंडस्ट्री की काफी बढ़ रही है। खास करके कॉपर की अगर हम बात करें तो कॉपर में देखा ईवी की जो डिमांड है वो आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ेगी। जैसे ट्रेडिशनली हम देखते हैं 16% कॉपर यूज होता था, बट ईवी की वजह से 60 to 63% कॉपर का डिमांड और ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई थे। इन सबको देखते हुए मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगा कॉपर, जहां पे हम देख रहे हैं कि प्राइसेस कंफर्टेबली $10,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो मुझे लगता है कि Q3 के अंत तक ही हम 12,200 तक का लेवल देख पाएंगे। वहीं जिंक की भी डोमेस्टिक मार्केट में कॉपर की बात करें तो प्राइसेस राइट नाउ 870 के ऊपर अच्छे से होल्ड कर रहा है, जो इमीडिएट में मुझे लगता है फेज मैनर में मूव करेगा, जो 980 से लेकर मुझे लगता है 1100 तक के लेवल डोमेस्टिक मार्केट में मिलेगा। बट व्यू आप 2 से 3 महीने का लेके चलिए। वहीं जिंक की भी बात करें तो नो डाउट थोड़े बहुत स्टॉक को लेके कंसर्न बना था बीच में, बट ओवरऑल डिमांड कंजम्पशन स्लोली एंड स्टडीली इंप्रूव हो रही है। डोमेस्टिक मार्केट में भी हमने देखा कि प्राइसेस थर्ली इस वक्त भी 250 का एक बैरोमीटर वो अच्छे से होल्ड करके चल रहा है। तो जिंक में भी मुझे लगता है 300-310 तक का एक लेवल दिख सकता है लास्ट। अगर एल्यूमिनियम की बात करें तो हमने एल्यूमिनियम मेटल या रशियन मेटल को लेकर कुछ कंसर्न्स जरूर देखे थे, डिमांड इंप्रूव हो रही है बट थोड़ा सा फ्रेजाइल है इन्वेंटरीज को लेकर। इन सबको देखते हुए मुझे लगता है 265-270 तक का लेवल दिख सकता है। बट पूरे बेस मेटल पैक के अंदर आई वुड से कि कॉपर मुझे काफी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है एज कंपेयर टू एनी अदर मेटल। ओके तो कॉपर यहाँ पर टॉपिक है और काफ़ी सारे फंडामेंटल्स हैं इंडिविजुअल के साथ साथ मैक्रो भी, जहाँ से हम सपोर्ट यहाँ पर बरकरार आता हुआ देख सकते हैं। कुणाल, आपको भी लगता है कि अप्रैल और मई के बाद जून एक और ऐसा महीना हो सकता है जहाँ पर तेजी बरकरार रहेगी, या कुछ कंसोलिडेशन की एक्सपेक्टेशन है? जी देखिए, मार्केट में जो सबसे बड़ा ट्रिगर है गोइंग फॉरवर्ड, दैट इज रिगार्डिंग व्हाट इज गोइंग टू हैपन ऑन द मॉनेटरी पॉलिसी फ्रंट और स्पेशली यूएस। सो दैट इज गोइंग टू डिटरमाइन वेदर द कमोडिटी का ये जो रैली है ये सस्टेन होगा, ये यहाँ से कंटिन्यू होगा, या ये यहाँ से डिफ्लेट होगा। सो आई थिंक द मेजर थिंग टू वॉच आउट फॉर इज यूएस मॉनेटरी पॉलिसी रोड फ्रॉम हियर। तो अभी तक जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ा हुआ ही था। सो मेरा ऐसा मानना है कि इन्फ्लेशन 1 पॉइंट से ज्यादा नीचे आ ही नहीं सकता है। तो ये जो 2% का यूएस का ये जो मैंडेट है वो एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल टू अचीव। उसके पीछे जो प्रॉब्लम हो रही है वो ऐसा है कि जब ये इंटरेस्ट रेट जब तक ये हायर फॉर लॉन्गर रहेंगे, इतना यूएस की गवर्नमेंट को अपनी डेट को सर्विस करने में प्रॉब्लम होगी। और मुझे लग रहा है कि ये 1 या 2 महीने में पूरा इनका जो नैरेटिव है वो चेंज हो जाएगा। रेट कट इमिनेंट है और जैसे रेट कट का माहौल बनेगा मेटल्स में फिर से रैली आएगी। सो जो पहली रैली आई थी वो चाइना, इट स्टार्टेड फ्रॉम चाइना कटिंग ऑफ द स्मेल्टिंग कैपेसिटी, देन चाइना ट्राइंग टू स्टिमुलेट द इकोनॉमी। और वो कैसे टाइम पे स्टिमुलेट कर रहे हैं, जहां पे यूएस को चाहिए इन्फ्लेशन नीचे आए, वही टाइम पे चाइना अपनी इकोनॉमी स्टिमुलेट कर रहा है। सो दिस इज एब्सोल्युटली इलेक्ट्रिक वॉर, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट पे वॉर चल रही है। जैसे एट द टाइम आप देखिए, चाइना का टाइमिंग देखिए, यूएस को रेट कट करना है, ऐसे टाइम पे कमोडिटी के प्राइस सब ऊपर है। सो I think at some point Federal Reserve will have to cut the rates. They cannot keep rates at these levels for longer period. So मुझे नियर टर्म में कंसोलिडेशन, रेंज बाउंड टू कंसोलिडेशन, बाय डिप्स नियर टर्म में लग रहा है। पर जो लंबा मूव है वो यूएस के रेट कट के बाद आएगा। मे बी 1 से 2 मंथ और लगेगा, पर उसके बाद आपको एक अच्छी रैली देखने मिलेगी। अभी आपने ऑलरेडी एक अच्छा पिक्चर देख लिया $8,000 से $11,000 तक का। सो अभी मैं नियर टर्म में बहुत ज्यादा बुलिश नहीं हूँ। ये कंसोलिडेट करेगा मार्केट, थोड़ा बहुत नीचे जाएगा, निचले स्तरों पे आप अक्यूमुलेट कीजिए। समझो यही कॉपर कोई भी रीजन से 850 हो गया, यूएस का जीडीपी डेटा अच्छा आ गया है या कोई डेटा अच्छा आ गया जो इंडिकेट करता है इंटरेस्ट रेट विल रिमेन हायर फॉर लॉन्गर, वो टाइम पे जो फॉल आता है उस पे आप बाय कीजिए, उसमें आप अक्यूमुलेट कीजिए। आपको
2-3 महीने बाद उसको पोजीशन को आप होल्ड कीजिए 2 महीना 3 महीना, आपको फिर अच्छा रिटर्न मिलेगा। अजय, कैसे देखते हैं अब आप गोल्ड प्राइसेस को? यहाँ से क्या करने की राय है? यहाँ पर भी काफी लोगों के काफी टारगेट्स निकल चुके हैं, लेकिन आपको लगता है 2500-2700 एक पॉसिबिलिटी है इस साल के अंत तक? बिल्कुल, लास्ट ईयर दिवाली पे हमने इसी को देखते हुए एक रिपोर्ट भी निकाली थी कि 24 में 2400 सोना, और एग्जैक्टली हमने देखा 2440 का हाई लगते हुए दिखाई दिया। एंड नो डाउट वी वर सरप्राइज बिकॉज हमारा एक्सपेक्टेशन था कि ईयर एंड तक फीस मैरिट में आएगा, बट जिस ढंग से मार्च से हमने जियोपॉलिटिकल टेंशन और बाकी फैक्टर्स को देखते हुए रन अप किया है, तो मुझे लगता है कि अभी थोड़ा कंसोलिडेशन रिक्वायर्ड है, बिकॉज जो स्टोरीज हम देख रहे थे वो ऑलमोस्ट सब अचीव हो चुके हैं। तो मुझे लगता है एटलीस्ट अगर हम जून से लेकर अगस्त सितंबर तक की बात करें तो मे बी वी कैन सी सम काइंड ऑफ कंसोलिडेशन। बट फ्रेंकली दो चीज इंपॉर्टेंट आपको ध्यान देना है। एक है डॉलर इंडेक्स जो बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं ले पा रहा है, और आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि अगर ये प्रेशर क्रिएट होता है वापस, तो ये गोल्ड को डेफिनेटली सपोर्ट करेगा। इंटरेस्ट रेट तो एक सिनेरियो है ही, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि स्वीडन, बैंक ऑफ इंग्लैंड, सब हम इंटरेस्ट रेट कट में आ जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा ट्रिगर जो मैंने 2010 से अभी तक देखा है वो है गोल्ड बाइंग। हमने देखा रशिया यूक्रेन से पहले ही हमने कुछ कंसर्न देखे थे कि रशिया कंटिन्यू गोल्ड बाय कर रहा था, अब चाइना उस चीज को बाय कर रहा है, तो ये बहुत ही बड़ा ट्रिगर रहेगा। इन सबको देखते हुए मुझे लगता है टाइमिंग में भी पॉसिबल है। कंजर्वेटिवली हम 2280 2250 अगर दिख जाए तो वेरी गुड टू बाय, शॉर्ट की बिल्कुल सलाह नहीं है। ऊपर में मुझे लगता है कि yes we are open for 2560 to 2650 zone, but that will take at least next, अगर हम 10 से 12 महीने की बात करें, मतलब एटलीस्ट साल भर की अगर बात करें, तो मुझे लगता है कि आराम से ये 2550 2600 का लेवल क्रॉस कर सकता है। ऑलराइट, तो 2550 और 2600 तक के यहाँ पर सोने के प्राइसेस बन सकते हैं। दिनेश सोमानी जी, आप कैसे देखते हैं गोल्ड प्राइसेस को? यहाँ से क्या करने की राय है? मनीषा जी, बहुत ही शॉर्ट टर्म में से 20 से 22% रिटर्न दे चुका है। मुझे लगता है आने वाले समय में इन्वेस्टर्स के लिए गोल्ड में कोई लंबा निवेश या लंबा रिटर्न देने वाली कोई बात मुझे भी हाल फिलहाल नजर नहीं आती है। अगर मैं ब्रॉडर पर्सपेक्टिव कहूँ तो इंडियन मार्केट के लिए आके 70,500 और 74,500 ये दायरा मेरे आने वाले 3 से 6 महीने के रेंज में यही दायरा मुझे नजर आता है। इसमें बहुत ज्यादा अपसाइड पोटेंशियल नजर नहीं आता है। अभी तक होता था है गोल्ड की रैली को सिल्वर सपोर्ट कर दी थी, अभी द रिवर्स इज द केस। सिल्वर बढ़ रही है, इसलिए गोल्ड इस लेवल पर सस्टेन कर पा रहा है। एल्स मेरे हिसाब से गोल्ड अभी $2250-2260 आ जाना चाहिए था। तो ओवरऑल मेरा जो स्ट्रक्चर गोल्ड का लगता है कि 70,500 74,400 ये दायरे में आने वाले 3 से 6 महीने के रेंज में चल सकता है। ऑलराइट, तो सोना यहाँ पर थोड़ा सा स्टिफ होता हुआ नजर आएगा ऊपर जाते हुए, लेकिन जिस तरह की तेजी यहाँ पर मेटल्स में है वो बरकरार रहने की उम्मीद है। लेकिन जाते जाते आप सभी से आपके सोने का व्यू जरूर लेना चाहेंगे। अनुज, आप कैसे देखते हैं गोल्ड प्राइसेस बाय द एंड ऑफ दिस ईयर? हमें लगता है कि 78,000 से लेकर 80,000 तक के लेवल गोल्ड में देखे जा सकते हैं, क्योंकि सितंबर से आपको इंटरेस्ट रेट कट होता हुआ दिखाई देगा पॉसिबली, तो उससे काफी अच्छा सपोर्ट मिलेगा। डॉलर इंडेक्स मोमेंटम नहीं पकड़ पा रहा है, तो डायरेक्टली गोल्ड को इंपैक्ट मिलेगा, और मुझे लगता है कि 78-80,000 के लेवल एक्सपेक्टेड है जो ईयर एंड तक देखने को मिल सकते हैं। आपकी क्या राय है यहाँ पर कुणाल? क्योंकि जिनके जो भी टारगेट्स थे स्पेशली कमोडिटीज में इस साल के एंड तक में, वो पहले क्वार्टर में या पहले 4-5 महीने में ही पूरे होते हुए नजर आए हैं। गोल्ड का भी काफी हद तक वही हाल हुआ है। अब इस ईयर एंड तक एक रेंज कैसी बनती हुई दिखेगी? आई थिंक ऑन द डाउन साइड 20 to 50 और ऑन द अप साइड $2,500, ये मुझे ये साल का रेंज लग रहा है अभी नेक्स्ट 6 महीने का। नीचे आता है तब बाय करना चाहिए। ये लेवल्स पे मुझे 2400 के ऊपर शॉर्ट टर्म में 1-2 महीने में नहीं लग रहा है 2400 के ऊपर। बाकी करेक्शन आता है, प्रॉफिट टेकिंग आता है कोई भी रीजन से, वहां पे एक्यूमुलेट कीजिए मैक्सिमम 2500। मैं आप सभी के पास आके ये पूछना चाहूंगी, अगर एक कमोडिटी है अगर आपको चूज करनी है अक्रॉस बोर्ड इंक्लूडिंग एनर्जी ऑल्सो, अब आने वाले 3 से 6 महीने के लिए, तो वो कौन सी होगी? अनुज, आपसे पहले। सिल्वर। ओके, अजय आप? सिल्वर। कुणाल, चांदी? सो अभी अजय और अनुज दोनों ने सिल्वर कहा है, तो मैं सिल्वर नहीं कहूंगा। आई वुड गो विद एल्यूमिनियम। ओके, चांदी, एल्यूमिनियम। और दिनेश जी, आपकी क्या राय है? मैं 2:2 पूरा करना चाहूंगा। 248 का एल्यूमिनियम बिल्कुल बाय करना। ओके, तो ये ऑफ कोर्स टॉप ट्रेड्स यहाँ पर आते हुए अगले 3 से 6 महीने में अगर आप अपना पोर्टफोलियो बना रहे हैं कमोडिटीज में या अदरवाइज भी, तो इन कमोडिटीज को आप जरूर इंक्लूड करें। चांदी, एल्यूमिनियम एंड ऑफ कोर्स मेटल्स पे यहाँ पर नजर रहे। बहुत शुक्रिया इसी के साथ आप सभी का साथ जोड़ने के लिए और उन तमाम कमोडिटीज पर राय भी देने के लिए। इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज पर।